रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अम्मा जी अपने पोते चंदू और पोती बबली के साथ एक छोटे से गांव चंदनपुर में रहती थी। अम्मा जी अपने पोते पोती से बहुत प्यार करती थी। एक रात अम्मा जी अपने पोते पोती को खाना खिलाकर सुला रही थी कि तभी चंदू अपनी अम्मा जी से बोलता है। अम्मा जी इतने दिन हो गए हैं, आपने हमें कोई भी कहानी नहीं सुनाई है। आज कोई कहानी सुनाओ ना। नहीं, बहुत रात हो गई है, कभी और कहानी सुना दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी दोनों सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है ना, कल स्कूल भी जाना है। देर से सोने की आदत अच्छी नहीं। नहीं अम्मा जी, आप कहानी सुनाओ ना, पक्का हम कल सुबह उठने में कोई आनाकानी नहीं करेंगे। हाँ अम्मा जी, सुना दो ना कोई अच्छी सी कहानी। कहानी सुनते सुनते हमें नींद भी आ जाएगी ना। अच्छा ठीक है, तुम दोनों इतना बोल रहे हो तो मैं कहानी सुना देती हूँ। एक बार की बात है, नंदपुर गांव में लोग बहुत ही खुशी से आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते थे। गांव बहुत ही छोटा था और वहां पर रहने वाले लोग भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन उस गांव के लोगों के बीच में इतना भाईचारा था कि कभी किसी की जरूरत ही नहीं होती थी। लेकिन ये सारी खुशी रात के अंधेरे में खो जाती थी। जैसे ही थोड़ी शाम होने लगती, पूरे गाँव में सन्नाटा छा जाता था। ऐसे ही एक दिन बिरजू अपनी बीवी लता के साथ खेत में खेती कर रहा था। तभी लता कहती है, सुनिए ना, सुबह से खेत में ही लगे हैं हम। चलिए ना, अब कुछ देर घर चलिए, खाना भी तो खा लीजिए। लता, तुम्हें तो पता ही है ना, हमारे पास इतना समय नहीं है और थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, तब घर ही तो जाना है। कहर से बचने के लिए हम अपने घर में सुरक्षित ही रह सकते हैं ना। पता नहीं कौन सा श्राप लगा है इस गांव पर। चांद का कहर इतना भारी रहता है कि सब कुछ अपने साथ लेकर चला जाता है। और अब तो वो रात भी आने वाली है, जिस रात का हमें सबसे ज्यादा। चुप हो जाओ, ये सब मत बोलो, क्या पता अब किस पर चांद का कहर आ जाए। बस भगवान की दया हो जाए और ये कहर हम गांव वालों के ऊपर से टल जाए। कम से कम अंधेरी रात में कोई परेशानी तो नहीं होगी। रात के समय कोई बाहर तक नहीं जा सकता। अभी बातों में समय मत खराब करो, इससे अच्छा है जल्दी से जल्दी काम खत्म करके हम चलते हैं। घर चले जाएंगे एक बार, कम से कम मन का डर तो खत्म हो ही जाएगा ना। हाँ, सही बोल रहे हो आप। चलिए हम पहले सारा काम खत्म कर लेते हैं। लता और बिरजू खेत को जोतने में लग जाते हैं। दोनों मेहनत से काम कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गांव की एक औरत भोली भागते हुए उनके पास आती है और भोली उनसे कहती है, बिरजू भैया, गजब हो गया कल। खूनी चांद के कहर की चपेट में राजू भैया आ गए और अब उनका दिमाग पर कोई संतुलन नहीं है। पागल हो गए हैं, सबको मार रहे हैं वो। क्या? लेकिन जब पूरे गांव में ये बात सबको पता है, शाम होते ही घर में चले जाना चाहिए था, तो राजू को बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी। अब तक चांद के कहर में कितने लोग आ चुके हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। उनकी घरवाली बता रही है कि वो पानी पीने के लिए उठे थे और खिड़की से चांद पर नजर गई। उसके बाद वो खुद बाहर निकल गए और अब देखो पगला गए हैं वो। हे भगवान, अब तो आप ही हमारी परेशानी का कोई हल निकालो। खूनी चांद के कहर से हमें बचाओ। अब इसमें हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जब परेशानी हमारी है तो हमें ही कोई हल निकालना होगा ना। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? खूनी चांद के कहर से आज तक कोई नहीं बचा, तो अब क्या ही बच सकता है। भैया, पूरे गांव में सब बहुत ही घबरा रहे हैं। राजू भी पागल हो गया है, मार रहा है सबको। हाँ, और अब तो पूनम की वो रात भी आने वाली है, जिसमें खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। और उस रात तक खूनी चांद का कहर सबको पता है कितना ज्यादा रहता है। हम क्या ही कर सकते हैं इसमें? नहीं कर सकते हैं हम कुछ, इसका मतलब ये तो नहीं है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। खूनी चांद के कहर को कम करने के लिए किसी को खतरा उठाना ही पड़ेगा ना। राजू की हालत के बारे में सुनकर पूरे गांव में इतनी शांति हो गई थी कि पत्तों तक की आवाजें नहीं आ रही थी और ये सब बिरजू से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। बिरजू उसी रात खूनी चांद के कहर को खत्म करने की सोचता है और बिरजू रात में जब सब सोने अपने अपने घरों में होते हैं, तभी वो अपनी बीवी के सोने के बाद अपने घर से बाहर निकलता है। खूनी चांद का कहर देखने में बिल्कुल खूनी ही लग रहा था। चारों तरफ लाल खून की भांति लालिमा छाई हुई थी। आसपास सन्नाटा था। बिरजू काफी डरा हुआ था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करता है और कोशिश करते हुए अपने गांव के प्राचीन मंदिर में जाकर बैठता है। वहीं पर बैठे बैठे बिरजू सो जाता है, लेकिन उस रात बिरजू खूनी चांद के कहर से बच जाता है और खुद से बात करते हुए कहता है, ये क्या है, जिस खूनी चांद के कहर को बस देखने से ही राजू का ये हाल हो गया। मैं उस खूनी चांद के कहर में गांव के प्राचीन मंदिर में आ गया
और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्या खूनी चांद का कहर खत्म हो गया? बिरजू की सारी बातें वहाँ खड़े मंदिर के पंडित जी सुन लेते हैं और ये सब सुनने के बाद पंडित जी बोलते हैं, पुत्र, खूनी चांद का कहर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन तुम इस चांद के कहर से सुरक्षित बच गए। इसका मतलब यही है कि खूनी चांद का कहर तुम ही काट सकते हो। क्या मतलब पंडित जी? आप बोलना क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? बिरजू, खूनी चांद का कहर ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि इस गांव को श्राप मिला था और इस श्राप के अनुसार जिस व्यक्ति को खूनी चांद का कहर छू भी नहीं पाएगा वो इस गांव को श्राप मुक्त करवा सकता है। बताइए ना पंडित जी, फिर मैं कैसे गांव को खूनी चांद के कहर के श्राप से मुक्त कर सकता हूँ? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बस बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन श्राप से मुक्त होने के लिए पुस्तक में लिखा था कि जिस व्यक्ति को खूनी चांद के कहर से कुछ नहीं होगा उसे पूनम की रात और उसके अगले दिन तक कड़ी तपस्या करनी होगी, जिससे श्राप को खत्म किया जा सके। और पूनम की रात भी आने ही वाली है ना? हाँ, भगवान का ही संकेत है। हर तरफ से संकेत मिल रहा है कि इस कहर का खत्म होने का समय आ ही गया है। हाँ पंडित जी, हाँ, ये भगवान का संकेत ही है जो मुझे कल रात को हिम्मत मिली और खूनी चांद के कहर के साथ भी मैं मंदिर चला आया। लेकिन बेटा, इस तपस्या में तुम्हें भी काफी खतरा है, इसलिए थोड़ा संभल कर ही करना। पंडित जी, आप इस बात की चिंता मत करो, मैं बहुत ही संभल कर करूँगा और मुझे अपने गांव को खूनी चांद के कहर से आजाद करवाना है। पंडित जी की बात सुनने के बाद बिरजू पूनम की रात कड़ी तपस्या करता है और अगले दिन तक तपस्या करता रहता है। उस दौरान रात के समय आंधी, तूफान, बिजली, बारिश, बर्फ सारी बाधाएं सामने आती है, लेकिन बिरजू उन बाधाओं को स्वीकार करता है और तपस्या में रुकावट नहीं होने देता। 3 दिन तक जब बिरजू की तपस्या पूरी होती है तो बिरजू को तपस्या के दौरान काफी जगह चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी पूजा अच्छे से संपन्न होती है और उस रात गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। तब वहाँ खूनी लालिमा नहीं थी, सब कुछ नया नया सा लग रहा था और ये सब देखकर भोली पंडित जी से कहती है, धन्यवाद आपका इस कहर से बचाने के लिए। पंडित जी, कैसी बात कर रहे हो? हमारा गांव श्राप मुक्त हो जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? खूनी चांद का कहर जिसकी वजह से अब तक हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, अब वही खत्म हो गया, बस बिरजू भैया की वजह से। बहन जी, हमें तो खुशी मनानी चाहिए कि खूनी चांद के कहर को हमने काट दिया। अब इस गांव पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। तो इस तरह बिरजू ने खूनी चांद के कहर से सभी को आजाद करवाया था और देखो, ये कहानी सुनते सुनते चंदू सो भी गया। अम्मा जी, वो खूनी चांद का कहर कहाँ चला गया? बेटा, वो खूनी चांद का कहर बिरजू की तपस्या की वजह से ही खत्म हो गया ना। अम्मा जी, अब खूनी चांद का कहर हमारे गांव में तो नहीं आएगा ना? हमें तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। अच्छा अम्मा जी, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। चंदू भैया तो सो भी गए। अम्मा जी की कहानी बबली को काफी पसंद आती है और चंदू तो सो ही जाता है। कुछ देर में अम्मा जी भी सोने चली जाती है। टीना को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे, तो वहीं टीना हाथों में चाय की ट्रे लेकर उन सभी के सामने आती है। जिस लड़के से टीना का रिश्ता होने वाला था, उसके छोटे भाई को देखकर टीना खुद से कहती है, अरे यार राजन, ये यहाँ कैसे? इसके साथ मैंने जो किया उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि ये मेरा रिश्ता होने देगा। टीना अपनी माँ दिया और पिता आकाश के साथ रहा करती थी। टीना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, जिसका वो बखूबी फायदा उठाया करती थी। अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए वो अलग अलग लड़कों को डेट किया करती थी और उनका दिल तोड़ देती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में टीना अपनी सहेली रिया से कहती है, अरे यार रिया, क्या हमारे कॉलेज में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो हैंडसम भी हो और रिच भी हो? क्योंकि अब तक मैं जितने भी लड़कों के साथ में घूमी हूँ, कोई शक्ल से गरीब था तो कोई जेब से। यार, सबको तो तू ट्राई कर चुकी है और कितना ट्राई करेगी अब? अरे इतने तो कोई कपड़े नहीं बदलता जितने तो यार बदल देती है और उनके दिल तोड़ देती है। अरे यार, दिल तोड़ने के लिए ही होते हैं, और मैं नहीं कहती कि आओ और आके मुझसे दिल लगवाओ और तोड़वाओ। लोग खुद आते हैं मेरे पास दिल तोड़वाने। अब चले मेरी दिल तोड़ने वाली देवी। वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। कुछ ही दिनों के बाद टीना के कॉलेज में एक राजन नाम का लड़का आता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और वेल सेटल फैमिली से होता है।
राजन जब टीना को देखता है उसे उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। वो कई दिनों तक टीना को दूर से ही देखता रहता है और आखिरकार एक दिन हिम्मत करके टीना के सामने आ ही जाता है और उससे कहता है, हे मिस टीना। यस मिस्टर। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई से? हाँ हाँ बोलो। मुझे ना तुम बहुत पसंद हो यार। आई रियली लाइक यू। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? टीना बेबी, देखने में तो ये अच्छे खासे घर का लग रहा है और ऊपर से फिलहाल मेरे पास कोई लड़का भी तो नहीं है घुमाने के लिए। हाँ हाँ राजन, जरूर बन सकते हैं। इसी तरह राजन टीना से रोज मिलता। कभी उसको शॉपिंग पर ले जाता तो कभी मूवीज देखने, कभी उसे महंगे रेस्टोरेंट्स में तो कभी लॉन्ग ड्राइव्स पर ले जाया करता। जो टीना को चाहिए था वो सब कुछ उसे राजन से मिल रहा था। लेकिन राजन टीना से दिल से प्यार करता था, जिसकी वजह से वो एक दिन टीना से उसे शादी के लिए प्रपोज करने के इरादे से मिलता है और उससे कहता है, टीना, हमें साथ में इतना टाइम हो गया और तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यस बेबी, मुझे पता है और मैं भी तो करती हूँ। तो टीना, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब हम दोनों शादी कर लें। ओ हेलो, सुनो आप क्लियर, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती तुमसे। घूमने फिरने तक तो ठीक है, लेकिन तुम तो मेरे गले ही पड़ रहे हो। तुम अब तक मेरे दिल के साथ खेल रही थी। तुमने मेरा दिल तोड़ा है टीना। डार्लिंग, मेरा तो काम ही यही है। मैं तो ऐसे रोज दिल तोड़ा करती हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, मुझे आज के बाद में मिलने की कोशिश मत करना। राजन को इस बात से बहुत दुख होता है और उसके बाद वो कॉलेज छोड़ देता है। लेकिन इस सब के बाद भी टीना की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और टीना के माता पिता उसकी शादी के लिए रिश्ते देख रहे होते हैं। और एक दिन एक मोहन नाम का लड़का अपने छोटे भाई राजन और माँ शांति के साथ टीना को देखने उनके घर आता है। लीजिए, चाय लीजिए। राजन टीना को देखकर गुस्से में आ जाता है। उसको वो सब कुछ दोबारा से याद आ जाता है जो कुछ भी टीना ने उसके साथ किया था। टीना को देखकर वो उसकी सच्चाई बताने के बारे में सोचता है, लेकिन उससे पहले उसके मन में एक ख्याल आता है। अगर मैंने ऐसे ही इसकी सच्चाई सबको बता दी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन टीना को अपनी गलती का एहसास तो तब भी नहीं होगा। राजन इसके बाद टीना को सबक सिखाने के चलते किसी को भी उसकी सच्चाई के बारे में नहीं बताता। ये सब देखकर टीना बहुत हैरान होती है, पर वो ज्यादा ना सोचकर इस रिश्ते के बारे में ही सोचती है। इतने में टीना की माँ दिया कहती है, अरे बेटा कुछ खाओ। और बेटा कैसी लगी मेरी बेटी? वैसे क्या बढ़ाई करूँ अपने मुँह से मेरी बेटी की, एकदम गाय है। घर के काम तो अच्छे से जानती ही है, साथ ही इतनी खूबसूरत होने पर भी कभी घमंड नहीं किया उसने। आपको क्या ही पता कितना घमंड है और क्या है आपकी बेटी। जी हाँ, मुझे टीना पसंद है। इसके कुछ समय बाद ही मोहन और टीना की शादी हो जाती है। टीना अपने ससुराल में बड़े ही ऐशो आराम के साथ रह रही होती है, पर उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं राजन उसकी सच्चाई किसी को ना बता दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ना तो वो घर की रहेगी और ना ही ससुराल की। ऐसे ही एक दिन सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच टीना की सास शांति बोलती है, अरे बहू, तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सुनो माँ जी, इतने सारे नौकर चाकर होने के बाद भी मैं रोज खाना बनाऊंगी? कभी भी नहीं। अरे ये कैसे बात कर रही है तुम मुझसे? मैं तेरी सास हूँ। सास हो तो सास बन के रहो ना, मुझे नौकरानी क्यों बनाना चाहती हो? मेरे से नहीं बनाया जाएगा ये रोज की इतना सारा खाना, और ना मुझसे ये संस्कारी होने का ढोंग होगा। अरे आजकल की लड़कियाँ सास को तो कुछ समझती ही नहीं। देख ले मोहन बेटा। टीना का ऐसा बिहेवियर देखकर मोहन और राजन गुस्से में उसे देखते हैं और मोहन टीना से बोलता है, टीना, ये सब क्या है और कैसी बात कर रही हो तुम? अगर खाना तुमने नहीं बनाया था तो माँ का दिल रखने के लिए ही बोल देती। तुम्हारी इन्हीं कड़वी बातों की वजह से माँ का दिल टूट गया। मैं यहाँ कोई दिल जोड़े रखने नहीं आई हूँ। मैंने तुमसे शादी की है, कोई नौकरानी थोड़ी हूँ जो इतने सारे नौकर होने के बावजूद भी माँ जी का दिल रखने के लिए मैं खाना बनाऊं। टीना का ऐसा रवैया किसी को भी पसंद नहीं आता, जिसके कारण उसका पति मोहन भी उससे नाराज रहता है। और घर का ऐसा माहौल देखकर राजन टीना से कहता है, टीना सुनो। टीना नहीं, भाभी बोलो, भाभी। जो तुम ये कर रही हो ना, अगर मैंने सबको तुम्हारी सच्चाई बता दी तो ना ही तुम भाभी रहोगी और ना ही बहू।
और हाँ, अगर मेरे भाई को तुम्हारे बारे में पता चला ना कि कितनी धोखेबाज हो तुम, तो तुम्हें कल ही छोड़ देगा, समझी? टीना और राजन की बातें मोहन सुन लेता है और उनके पास आकर राजन से सारी सच्चाई जान लेता है कि किस तरह टीना ने कॉलेज में राजन के साथ धोखा किया था और उसका दिल तोड़ा था। ये सब जानने के बाद मोहन टीना से बोलता है, ओ बेवफा औरत, कितनों के दिल तोड़ चुकी हो और कितनों के तोड़ने बाकी है। तुमने तो मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। वो बेचारी कितने अरमानों से तुम्हें घर लाई थी और तुमने क्या किया? ऐसा नहीं है मोहन, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? तुमने मुझे कुछ सुनने लायक छोड़ा है? टीना को मोहन की बातों का बहुत ही गहरा असर होता है, क्योंकि आज पहली बार उसका खुद का दिल टूटा था और उसे एहसास हुआ था कि दिल टूटने पर कैसा लगता है। साथ ही उसका ये रवैया उसे हमेशा के लिए मोहन से दूर कर सकता है, उससे उसका सब कुछ छीन सकता है, जिसके बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। ऐसे में वो मोहन से बोलती है, मोहन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे आज तक लोगों ने इतना सर पे चढ़ाया था कि मैं उन सबके साथ गलत कर रही थी। राजन के साथ मैंने गलत किया, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। आज के बाद में मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया, भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और गलती का एहसास होने पर दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। मोहन और राजन दोनों ही टीना को माफ कर देते हैं और टीना की पिछली गलतियों को अपनी माँ को ना बताकर उसको बदलने का एक मौका देते हैं, जिसके बाद टीना भी अपनी सास से अपने रूखे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और अपने स्वभाव में बदलाव लाकर जल्दी ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से संभाल लेती है। इतना ही नहीं, वो एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है और खुशी खुशी अपने देवर राजन की शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से भी करवाती है और फिर उनका पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये दिल तोड़ने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।